हमारे स्टूडेंट हैं 2019 के। थैंक यू अलीरज़ा फॉर ज्वाइनिंग अस। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ और बाकी इंशाल्लाह आते रहेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है कि जो यूरोप के अंदर स्कॉलरशिप गेन करने के लिए जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, उनके बारे में क्या गाइडलाइन करेंगे कि वो उनको टाइम से पहले उनकी तैयारी कर सकें और जस्ट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ देयर ग्रेजुएशन वो इसको हंटिंग की तरफ मूव कर सकें। तो ओवर टू यू अलीरज़ा, आप अपने बारे में बताएं कि आप हमारे स्टूडेंट थे, आपका टाइम कैसा गुजरा, आपने किस तरीके से हंटिंग स्टार्ट की, आजकल आप क्या कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल कंटिन्यू योर सेशन। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इट्स एन ऑनर टू बी हियर, क्योंकि काफ़ी सालों बाद अब मैं मिल रहा हूँ आपसे भी, और स्टूडेंट्स के साथ सेशन जो है मेरा काफ़ी अरसे से चल रहा है। लोगों से रब्ता, लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो it's been a very long time since I have been guiding students in regards with the search for the scholarship. तो मैंने first introducing myself, मैंने अब I started my chemical engineering degree in 2015. I passed out in 2019. उसके बाद I started my masters in process and bioprocess engineering, और मैंने फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के थ्रू मैंने स्टार्ट किया था अपना मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। फुली फंडेड स्कॉलरशिप था, और मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया 2022 में। और उसके बाद मैंने जॉब की, रिसर्च जॉब की, एंड देन आई स्टार्टेड माय PhD in 2024 September, and that too with the Marie Curie scholarship, and I'm working with the company. मैं अभी फिलहाल I'm presently I'm based in France, and the PhD is comprises of my stay in France and Norway, and a part of stay also is based in the French company. It's a multinational company. तो academia भी है, और basically I'm working on an industrial project. So this is what I've been doing in a nutshell over the years. तो अपने आप से पहले मेरी स्टोरी से स्टार्ट, आई वुडंट से स्टोरी, क्योंकि कैसे हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि आई रिमेम्बर 2019 में हम लोग जब पास आउट हुए थे, तो उसी साल जो है वो आई थिंक सना थी, शी वाज द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम KSK जो इरास्मस के लिए सिलेक्ट हुई थी। तो उस वक्त काफी जो है वो साल काफी जो है वो एक हमारे लिए काफी बेहतर भी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया था, अवेयरनेस बढ़ी थी। तो मैंने पर्सनली मैंने 2018 में जो है वो अपने थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक स्कॉलरशिप्स के बारे में सर्च करना। और मेरे लिए जो है वो जिन्होंने मुझे गाइड किया था वो भी हमारी लेक्चरार थे, अहमद फरूकी साहब और महमूद जाला। तो वो भी इरास्मस के अलमनाई थे। तो उन्होंने हमको कि आपकी तरह मुझे भी स्टूडेंट्स की तरह, क्योंकि आप जिस स्टेज पे इस टाइम होते हैं, जिस फेज में होते हैं, आपको इतना आइडिया नहीं होता कि आपने करना कैसे है। आई न्यू फ्रॉम द बिगनिंग कि मुझे स्कॉलरशिप्स लेनी है, मुझे जाना है पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि करना कैसे है। इवन इट माइट साउंड सिली, क्योंकि स्टार्ट में मुझे ये लगता था कि शायद डिपार्टमेंट आपको भेजता है वो मास्टर स्कॉलरशिप। सो आई हैड अ काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन। तो मैंने इसको बहुत कैजुअली लिया हुआ था until in 2018 I came across अहमद फरूकी साहब। तो उन्होंने मुझे जो गाइड किया स्कॉलरशिप के लिए, इरास्मस के लिए, क्योंकि वो इरास्मस से पढ़ के आए थे और हमारे केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो है वो एज अ लेक्चरर सर्व कर रहे थे। तो उनसे मैंने गाइडेंस ली और मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना स्टार्ट किया। सो फर्स्ट थिंग उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, विच आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन दिस सेशन। तो उसके बाद मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। आई फेस्ड रिजेक्शंस, कुछ प्रोग्राम्स में सिलेक्ट भी हुआ लेकिन नहीं जा पाया। और उसके बाद 2019 में पास आउट होने के बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज आई भी, और I will explicate or disclose that in that session as well. लेकिन 2021 में मैंने अपना मास्टर जो प्रॉपर्ली मेरा फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो I was selected. I was among one of the 3 students from Pakistan, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में वो कोटा कंसीडर करते हैं कि अगर उन्होंने 3 बच्चे सिलेक्ट करने हैं पाकिस्तान में से, तो आपको वो कोटा देखते हैं कि आप किस रीजन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो सिलेक्ट कर रहे हैं एक बच्चा पाकिस्तान पंजाब से है, सिंध से है,
तो इस तरह भी स्कॉलरशिप्स का जो है वो क्राइटेरिया होता है। और उसके बाद जो है वो फिर मैंने अप्लाई किया और फिर मेरा मैरी क्यूरी स्टार्ट हुआ पिछले साल ही, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन गोइंग सो वेरी गुड सो फार। और स्टार्ट करने से पहले पहले जो है वो मैं स्टार्ट करूंगा इस चीज को बेसिस बनाते हुए कि सबसे पहले जो है वो हमने क्योंकि जो मैंने किया था और जो ऑनेस्टली हमारे डिपार्टमेंट में इस सेशन में मैं और मेरा एक दोस्त थे जो बहुत क्यूरियस थे स्कॉलरशिप्स के बारे में। किसी को भी आइडिया ही नहीं था कि स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कैसे करना है, और हमने स्टार्ट किया था, वो भी किसी सर की गाइडेंस से। तो सबसे पहले आपको, क्योंकि स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए अभी जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, द फर्स्ट थिंग, क्योंकि उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इवन इफ यू सी एट द स्टैटिस्टिक्स, इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप है या जितने भी जो है वो ग्लोबल स्कॉलरशिप्स हैं, उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो आप आप इसको इस अगर मैं आपको इन द टर्म्स ऑफ नंबर बताऊं तो इट्स मे बी 3 or 4 times more competitive now if you compare it with that time, like 3 or 4 6 years ago, 7 years ago. So you have to prepare yourself in advance. You have to prepare yourself in certain areas, not in the terms of documents but also in developing skills and expertise. सबसे पहले अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है, so you have to build your research profile, क्योंकि that is one of the most important areas to work on. अगर आप इस थर्ड ईयर में हैं तो आपने पहले ये देखना है कि आपको इंटरेस्ट क्या है किस काम में, क्योंकि ऑनेस्टली अभी थर्ड ईयर में या फिर आप जब इतने होते हो तो आपको इतना आइडिया नहीं होता कि मैंने क्या काम करना है रिसर्च में, क्योंकि आप अभी अपना इंटरेस्ट डेवलप कर रहे होते। ऑनेस्टली कुछ लोगों को पता भी नहीं होता, क्योंकि मुझे भी ऑनेस्टली नहीं पता था कि मैंने क्या काम करना है। तो आप किसी रिसर्च में जब किसी प्रोफेसर के साथ जो है एसोसिएट होते हो तब आपको पता चलता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड है, ये आपका जो है वो फ्यूचर एरिया ऑफ रिसर्च बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए आपकी रिसर्च प्रोफाइल बिल्ड करना, और वो आपको इसी स्टेज पे जो है वो स्टार्ट करना होता है, क्योंकि आप बाकी जो चीजें हैं वो बाद में कर सकते हो। आप 6 महीने पहले ग्रेजुएट होने से 7 महीने पहले 8 महीने पहले जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन रिसर्च के लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा। मे बी अगर आपकी पब्लिकेशन हो जाती है तो दैट्स चेरी ऑन द केक, तो वो एक प्लस पॉइंट है आपका। तो व्हाट आई डिड, मैंने हमारे डिपार्टमेंट में जो है वो डॉक्टर हुमायूं साहब थे, मैंने उनके साथ काम किया था, और बायोमैस में हम लोग काम कर रहे थे। तो आप देखें, आप प्रोफेसर्स को अप्रोच करें, आप देखें कि किन रिसर्च एरियाज पे वो काम कर रहे हैं, आप उनसे देखें कि आप कैसे उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, वो आपको अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बना सकते हैं। इवन आपका प्रोजेक्ट जो है पब्लिश नहीं भी होता, आपके पास एक्सपर्टीज अगर आ जाती हैं तो वो भी काफी है, क्योंकि आपको जब आप मास्टर स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर स्कॉलरशिप में अप्लाई की बात जब भी करूंगा, मेंशन करूंगा, आई विल कीप इरास्मस मंडस एट द टॉप, क्योंकि सबसे कंपेटिटिव वही है और सबसे प्रेस्टिजियस भी है और सबसे अच्छा स्कॉलरशिप भी है स्टूडेंट्स के लिए। देयर आर प्लेंटी अदर स्कॉलरशिप जो हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं विच आई विल डिस्कस, क्योंकि ये सेशन भी हमने स्कॉलरशिप सिर्फ इरास्मस के बारे में नहीं, यूरोप की स्कॉलरशिप्स को टारगेट करने के लिए जो है वो मेनली ऑर्गेनाइज किया है। सो गेटिंग बैक टू व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अर्लियर, हमारे पास जो है वो आपने रिसर्च स्टार्ट करें अपने प्रोफेसर्स के साथ, अपने डिपार्टमेंट में जो भी लोग काम कर रहे हैं, आप देखिए उन क्या काम करें, आप उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। उनको बोले कि आप इंटरेस्टेड हो, आपको अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आप जब भी सीवी में मेंशन करेंगे, जब भी आपकी स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में फिलहाल मैं बेस्ड हूँ, वो मेरी इरास्मस मंडस के एक प्रोग्राम की होस्ट यूनिवर्सिटी है, और आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट्स ME3, इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव प्रोग्राम, और केमिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है, मेनली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, एनर्जी का प्रोग्राम, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का। तो उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो मेरे कोलीग्स हैं, तो मैं उनसे जब बात कर रहा था तो मेरी उनसे पहले भी एक जो है वो काफी दफा बात हुई है इरास्मस के प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि सो फन फैक्ट इसी प्रोग्राम के लिए मैंने अप्लाई किया था ME3 के लिए, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ अभी, मैरी क्यूरी की स्कॉलरशिप में मैं भी जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और आई गॉट रिजेक्टेड। मैंने 2 दफा, आई थिंक, आई डोंट नो, एक दफा तो आई थिंक आई अप्लाइड ट्वाइस आई थिंक, और मुझे उन्होंने एक दफा अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था।
तो मैंने उनसे जब बात की थी तो उनका ये कहना था कि मैंने उनसे बोला था कि आप बच्चों की जब आप स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि तो आप किन चीजों को जो है वो सबसे इम्पोर्टेंस देते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला था कि डिपेंड करता है कि आपके पास पूल कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स का, कि कौन से स्टूडेंट्स जब अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कभी-कभी वो कह रही है कि वो उन्होंने मुझे बोला कहती है कि कभी-कभी तो आपके पास एक साल में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपको पाकिस्तान से या किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से इतने जो है वो कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो कि जिनमें बहुत अच्छे जिन्होंने रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो एक्वायर किया होगा, ठीक है। जो हमारा प्रोग्राम है, जो मास्टर्स प्रोग्राम है, जो प्रोस्पेक्टिव मास्टर्स प्रोग्राम है, उसके रेलेवेंट उससे रिलेटेड जो है वो बहुत अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस जो है उन्होंने किया होगा। तो कहते हैं उसमें हम स्क्रीनिंग फिर देखते हैं कि अगर तो उनका रिसर्च एक्सपीरियंस उन तमाम कैंडिडेट्स का एट पार है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर उनका रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो काफी कंसिडरेबल है और मिलता जुलता है, तो फिर हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन या पर्सनल स्टेटमेंट व्हाटएवर यू से, आपका उसमें जो है वो बच्चा जो है वो कैसे कितना मोटिवेटेड है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो वो जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस के लेटर, कि कैसे जो है आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। तो पहला पॉइंट तो उनका ये था। सेकंड थिंग इज, अगर उन्होंने बोला कि अगर तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक कंट्री से तकरीबन 25 एप्लीकेशंस आ गई हैं, उन 25 एप्लीकेशंस में आपके पास ग्रेड्स बड़े अच्छे हैं बच्चों के, ठीक है, कोई 10 बच्चे हैं जिनका 3.5 प्लस ग्रेड्स हैं, यूनिवर्सिटीज अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हुए हैं और आपके चले डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो अच्छे हैं, आपने अच्छा स्टेटमेंट पर्पस लिखा है। लेकिन अगर हमें कोई 2 या 3 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनका रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उस पर्टिकुलर एरिया जो है वो जो आपके मास्टर्स का जो फील्ड है उसमें रिसर्च, फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम है बायो रिफाइनरी इरास्मस मेंडिस का मास्टर्स प्रोग्राम है, तो अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है लिग्नोसेलुलोसिस बायोमास या किसी भी काइंड ऑफ बायोमास में, एल्गाई में और कहीं भी जो है वो आपका एक्सपीरियंस है, तो वो फिर उनमें से उन बच्चों को प्रेफर करते हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या मोटिवेशन लेटर जो आप लिखते हैं वो फिर उनकी जो वेटेज जो है वो कम हो जाती है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मैटर करता है अगर आपने बाहर आना है। मैं ये नहीं कहूंगा, मैंने बहुत सारे ये नहीं कहूंगा कि अगर आपने रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, अच्छा रिसर्च पोर्टफोलियो नहीं है, तो रिसर्च पोर्टफोलियो से मुराद ये भी नहीं है कि आपने कोई 2-3 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, नहीं। आपने अगर आप 6 महीने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया, दैट्स इनफ। आपने अगर पब्लिकेशन कर लिया तो वो उससे भी अच्छा है। तो ये क्योंकि इस स्टेज में वो आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपने पब्लिकेशंस की हो, ये वो। अगर आपने पब्लिकेशन किया तो प्लस पॉइंट है, आपके पास एक्सपर्टीज है, आपके पास रिसर्च स्किल्स है, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स है, तो दैट मेक्स यू स्टैंड आउट अमंग द अदर कैंडिडेट्स who have applied along with you at the same time for the same program. So रिसर्च पोर्टफोलियो आपका जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपने अपनी रिसर्च प्रोफाइल जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपके लिए इस टाइम। उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है, आपके पास आइल्स, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। आई नो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन आप कोशिश करें कि आप टोफल या आइल्स, अगर आप यूरोप को टारगेट कर रहे हैं तो आप आइल्स कर लें। इवन के टोफल भी इट वर्क्स फॉर द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। अगर आप चाहते हैं कि आप यूएसए बेस्ड यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं तो आप उनको भी आप फिर टोफल भी कर सकते हैं आइल्स में, कि कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आपको जो है आइल्स एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन आजकल यूनिवर्सिटीज जो है यूएस में भी काफी फ्लेक्सिबल है, तो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड यूनिवर्सिटी दे एक्सेप्ट आइल्स। तो आपने आइल्स जो है वो अपना प्रिपेयर करना है। आपने फॉर एग्जांपल अगर आप 4th ईयर में हैं, क्योंकि आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने 4th ईयर में। जैसे ही आपका 4th ईयर स्टार्ट होगा, यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। सो आपको वेट नहीं करना, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा आपके ग्रेजुएट होने का, क्योंकि आप ग्रेजुएट होने का वेट करेंगे और फिर आप फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएट हो रहे हैं जुलाई या अगस्त में, ठीक है, और स्कॉलरशिप्स का जो एप्लीकेशन जो टाइमलाइन होता है, जो मोस्टली मास्टर स्कॉलरशिप्स का होता है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, वो स्टार्ट होता है आपका सितंबर से, ठीक है। यूरोप में आपका यूरोप में मोस्टली आपका अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू मार्च अप्रैल डिपेंडिंग अपॉन द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो आपको
वेट नहीं करना बिल्कुल भी कि आप ग्रेजुएट होंगे फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे नहीं, आप जब आपका 7th सेमेस्टर स्टार्ट होगा, दैट इज द पीरियड जो आपका 7th सेमेस्टर है, वो आपका एप्लीकेशन पीरियड होगा जिसमें आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो इसका मतलब है कि आप जब अक्टूबर या नवंबर में होंगे 7th सेमेस्टर में, आपका जो है जो फॉल सेमेस्टर होता है, उससे पहले आपके पास आपका आइल्स होना चाहिए। मींस कि आप अक्टूबर नवंबर में आपके पास, या बाय द एंड ऑफ नवंबर और बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके पास आपका आइल्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट्स अ मस्ट। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स जो है वो आपको काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से कोई सर्टिफिकेट दे दे that demonstrates that you have the sufficient expertise in English, तो वो भी that also works, but I will still suggest you to have a like IELTS और TOEFL आप करें, क्योंकि वो आपके एप्लीकेशन जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और लाजमी करें आप लोग, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल है किसी के लिए भी मुश्किल होगा। बेसिक जो है वो आपके, क्योंकि आपको 6.5 बैंड्स चाहिए होते हैं आइल्स में, और टॉफल में भी कुछ ज्यादा स्कोर नहीं आपको चाहिए था, इक्विवेलेंट ही होता है ऑलमोस्ट, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रिसर्च, आपकी प्रोफाइल, तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप 7th सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी आपके पास, अगर आपका 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है, तो आपको रिसर्च के लिए अप्रोच करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जैसे ही 3rd ईयर कंप्लीट होगा, आपकी वेकेशंस के बाद जब 4th ईयर स्टार्ट होगा, तो आपका एप्लीकेशन पीरियड होगा स्कॉलरशिप्स के लिए। तो रिसर्च पोर्टफोलियो और आपका फिर आइल्स है। नंबर 3 आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन है। तो सबसे अली मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। हमारे कुछ स्टूडेंट मैंने देखा ज्वाइन किए हैं जो कि अभी पास आउट रिसेंट ग्रेजुएट्स हमारे हैं, तो 3rd ईयर के अलावा जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी ये सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं कि अगर आप अभी आपके पास टॉफल नहीं है, आइल्स नहीं है, तो आप ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन या समर टाइम में करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हुए यू विल बी एलिजिबल इन नेक्स्ट कमिंग टेन्योर, जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जस्ट ये ना सोचिएगा कि अली भाई जो आपके जस्ट 3rd ईयर ही कह रहे हैं, ये हमारे तमाम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हमारे केमिकल के स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, सब के लिए है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज कंटिन्यू। जी तो इट्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिबल, क्योंकि अगर आपके पास, जैसे सर ने बोला है कि क्योंकि मैंने बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप पास आउट हो गए तो आपके पास, आपको यू विल हैव टू वेट फॉर 1 ईयर, क्योंकि एप्लीकेशन आपका फॉर एग्जांपल सितंबर में स्टार्ट होता है। आई विल गिव यू वेरी ब्रीफ ओवरव्यू। आपका एप्लीकेशन पीरियड जो है वो मोस्टली यूरोपियन स्कॉलरशिप्स के लिए अक्टूबर में स्टार्ट होगा, नवंबर में स्टार्ट होगा, और आपकी जो है वो सिलेक्शन जो है वो मार्च अप्रैल तक होगी। उसके बाद आपकी वीजा प्रोसेसिंग होती है, वीजा प्रोसेसिंग 2-3 महीने लगता है, और आप अगस्त सितंबर में जो है वो आप फिर अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यूरोप में होते हैं। तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो हम लोग जो लोग बिल्कुल जिनकी ग्रेजुएशन थी और बिल्कुल उस फौरन ही अगले महीने जो है वो स्कॉलर अपने मास्टर स्टडीज के लिए गए हैं। तो थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर द फॉल एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट्स। सो रिसर्च पोर्टफोलियो आपके पास आइल्स है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर 3 इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स भी बोलते हैं लोग, आपके पास उसको पर्सनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, आप उसको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोला जाता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन भी बोला जाता है। ये जो है वो ऑल्टरनेटिव वेज हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन ओवर द इयर्स एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए और बहुत सारी स्कॉलरशिप अप्लाई करते हुए लोग ज्यादा बोदर नहीं करते थे। सिलेक्शन कमेटी जो है वो यहाँ यूरोप में इतना बोदर नहीं करती कि कुछ, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत सारे जो है वो लोग जो है वो एकेडेमिया में काफी ज्यादा जो है वो इस पे जोर देते हैं इस चीज को कि आपको यू हैव टू मेक श्योर कि पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन, तीनों में जो है वो क्या डिफरेंस है। आई विल शेयर अ डॉक्यूमेंट विद यू लेटर ऑन। मैं कायम के साथ या सर के साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा where they describe the difference between 3 different documents। कुछ स्कॉलरशिप्स है वो आपसे लेटर ऑफ मोटिवेशन मांगेंगी, कुछ आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगेंगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ सेम डॉक्यूमेंट, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपने ज्यादा स्टोरी टेलिंग करनी होती है, कुछ में यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट विद द फैक्ट, वेरी स्ट्रेट विद योर academic experience and your motivation and so on।
तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी एप्लीकेशन में है, दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ मोटिवेशन, दैट कैन ईदर मेक द डील और ब्रेक द डील। क्योंकि आपकी रिसर्च प्रोफाइल सब बहुत अच्छी भी होगी, अगर आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है उसमें गड़बड़ कर दी है तो आपकी रिसर्च प्रोफाइल और सब चीज जो है वो इट जस्ट निगेट्स एवरीथिंग और नलिफाइज एवरीथिंग जो आपने किया। तो अगर आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन रीजनेबल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, रीजनेबल है, आपने अच्छा लिखा होगा, इट्स नॉट वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपकी रिसर्च प्रोफाइल अच्छी है, इट्स ओके, आपको जो है वो चीज जो है वो आपको बैलेंस कर देती है चीज। लेकिन आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, और अच्छा लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। दिस थिंग इज फॉर श्योर। अगर आपको कल को कोई ये बताता है कि आप 1 पेज का लेटर ऑफ मोटिवेशन है, कहने को वो सिर्फ 1 या 1.5 पेज का लेटर ऑफ मोटिवेशन है। अगर आपको कोई कहता है कि 1-1.5 पेज का लेटर ऑफ मोटिवेशन आप 1 हफ्ते में बैठ के लिख लेंगे, तो वो सरासर गलत है। क्योंकि क्योंकि अब तो आपके पास चैट जीपीटीज हैं और चैट जीपीटी है और बहुत सारे टूल्स हैं लिखने के लिए, लेकिन अभी भी क्योंकि जो लोग आपकी सिलेक्शन कर रहे हैं वो भी इसी फील्ड में, उनको भी इन सब चीजों की अवेयरनेस है, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है सालों का कि वो एक लेटर पढ़ के बता सकते हैं कि ये आपकी स्टोरी है या आपने किसी टूल से लिखवाया। क्योंकि आप उस टूल की पर्टिकुलर जो जार्गन होता है, उसका राइटिंग स्टाइल होता है, एवरीथिंग जो है वो बता देती है कि ये जो है वो किसने लिखा है। और अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं टूल से, आप जरूर लें, लेकिन अपनी स्टोरी खुद लिखें, क्योंकि आपसे बेहतर अपने आप को कोई नहीं जानता। अपनी स्टोरी जो है वो खुद लिखें लेटर ऑफ मोटिवेशन की। तो सबसे पहले लेटर ऑफ मोटिवेशन के लिए मैं आपको ब्रेक डाउन कर दूंगा, मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट भी इस बाद में जो है वो शेयर कर दूंगा। लेटर ऑफ मोटिवेशन के लिए एक स्ट्रक्चर जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, जिसमें क्योंकि आपके पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी स्कॉलरशिप के लिए चाहिए, एक तो लेटर ऑफ मोटिवेशन है, एक आपके पास जो है वो सीवी है आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो कि आप प्रोफेसर से लिखवाओगे। ये 3 प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आपके पास आईएलटीएस सर्टिफिकेट है नंबर 4, और कुछ जो है वो आपके पास मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे, एंड दैट वेरीज फ्रॉम स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन और पर्सनल स्टेटमेंट के लिए जो है, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे जो है वो मैंने जब स्टार्ट किया था लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना, और मैंने उसके काफी ड्राफ्ट्स बनाए थे, और मैंने बार बार उसको जो है मॉडिफाई करता जा रहा था, क्योंकि मैं प्रूफ रीड करवाता था और उसको रिव्यू करवाता था डिफरेंट लोगों से, जिनकी एक्सपर्टीज थी और जो लोग जा चुके थे, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था पहले, या फिर प्रोफेसर से। और हर दफा जो है वो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि आप जब खुद अपना लिख रहे होते हो और आप उसको पढ़ रहे होते हो तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, लेकिन आप जब बाहर से किसी का ओपिनियन लेते हो तो आपको पता चलता है कि आपने किन चीजों को जो है वो ठीक करना है। लेटर ऑफ मोटिवेशन पे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है और मुझे स्कॉलरशिप्स के बारे में जो है काफी डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि मोस्टली जो है वो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको डॉक्यूमेंट्स की है मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। I will give you a very brief overview of the whole document. लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मेनली ये डॉक्यूमेंट होते हैं ऐसे जिसमें आपने मोटिवेशन शो करना होता है कि आप क्यों इस एलिजिबल हैं, या आपके पास क्या सेट ऑफ एक्सपर्टीज हैं कि आप जो है वो आपको हायर किया जाए, आपको सिलेक्ट किया जाए। नंबर 2, आपने उनको ये शो करवाना होता है कि वो आपको ही क्यों सिलेक्ट करें और आप क्या सर्व कर सकते हो। अगर आप किसी मास्टर्स प्रोग्राम में आ रहे हो तो आप व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन टेबल। नंबर 3, आपने अपनी मोटिवेशन जो है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने मोटिवेशन शो करनी है आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, कि आप इस प्रोग्राम में अप्लाई क्यों कर रहे हो, आपको किस चीज ने मोटिवेट किया है, और आप व्हाट मेड यू और व्हाट ब्रॉट यू एट दिस पॉइंट दैट यू थॉट दैट शुड अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आपने चीजें जो है वो, और आपने फिर नंबर 4 आपने एंडिंग करनी होती है कि आप इस प्रोग्राम के बाद क्या करना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मुझसे स्ट्रक्चर पूछेंगे तो दैट्स अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने फॉलो किया। मैंने बहुत सारे लोग जो है वो जिनको मैं जानता हूँ जो सिलेक्ट हुए जो फॉलो करते आ रहे। आप अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो स्टार्ट करते हो अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से, ठीक है। जस्ट मेक श्योर, अगर तो आपके पास स्पेसिफाइड नहीं है
आप इंस्ट्रक्शंस में लेटर ऑफ मोटिवेशन की लेंथ को, सो डोंट टेक इट मोर देन 1 और 1.5 पेजेस, इससे ज्यादा ऊपर आप ना लेके जाएं। नॉर्मली तो लोग मेंशन करते हैं कि 1 पेज भी या फिर 1.5 पेज हो, लेकिन इससे ज्यादा आप ना लेके जाएं, क्योंकि वो जितना आप लिखेंगे वो बहुत ज्यादा जो है वो वर्डी हो जाएगा और वो जो है वो रीडर के लिए जो है मसला करेगा। तो आप जितना कम लिखेंगे उतना बेहतर है। तो 1-1.5 पेज काफी है। अगर आप 1-1.5 पेज में 4 से 5 पैराग्राफ्स ले रहे हैं, तो आई विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस डॉक्यूमेंट में, और आप बताते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। और आप ऐसे लेटर उन डॉक्यूमेंट्स को आप ऐसे लिखते हैं कि यू मेक देम फील दैट यू आर कम्युनिकेटिंग टू द सिलेक्शन कमिटी। आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। द सेकंड पैराग्राफ आता है आपके पास, जहां पे आप बताते हैं कि आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि आपने क्या किया है और जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कैसे कनेक्टेड है आपके मास्टर्स प्रोग्राम से। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपका सेकंड है। ये पैराग्राफ आप 2 पैराग्राफ्स में भी जो स्प्लिट कर सकते हैं, और ये आप एक बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। मोस्टली लोग जो है इनको 2 पैराग्राफ में स्प्लिट करते हैं। तो इन पैराग्राफ में आपने ये लिखना होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन के लिए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी रिसर्च एक्सपर्टीज क्या है जो इस प्रोग्राम से रेलेवेंट है, और आप जो है वो कैसे आप अपने आप को रेलेवेंट साउंड करवाते हैं सिलेक्शन कमेटी को कि मैं इस प्रोग्राम के लिए कैसे रेलेवेंट हूं और मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया क्योंकि ये मेरा मोटिवेशन था। और आप कैसे मोटिवेटेड रहे हैं कि आपने ये, फॉर एग्जांपल अगर आप बायो रिफाइनरी में अप्लाई कर रहे हैं, बायोमास का प्रोग्राम है जो, तो आप ये शो करवाएंगे कि मैंने बायोमास में काम करना स्टार्ट किया, रिसर्च, मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की है, मैंने कोर्सेज लिए हैं, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं। वन थिंग जो जिसमें मैं ज्यादा जोर डालूंगा वो ये है कि आप कभी भी आप अपनी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन को कभी भी सीवी ना बनाएं आप, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जो क्योंकि उनके पास आपकी सीवी है, उनके पास आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स, आपके जो ऑनलाइन कोर्सेज आपने लिए हैं, जितना भी आपने काम किया उनके पास उस सीवी में मौजूद है, वो आपकी सीवी देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सीवी में लिखा है वो आप अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में वही चीज छाप दें, मतलब कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया, मैंने नो। आप अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में वो ही सिलेक्टिव चीजें लिखेंगे जो आपको लगता है कि उस प्रोग्राम से बहुत रेलेवेंट है और जो आपकी स्टोरी को ओवरऑल स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अगर मैंने 5 कोर्सेज किए हैं बायोमास और बायो रिफाइनरी पे, बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स पे किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 5 कोर्सेज के नाम मेंशन कर दूंगा, ठीक है, लेटर ऑफ मोटिवेशन में कि ये रेलेवेंट है तो मैं सबको मेंशन कर दूंगा, नो। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है वो आप उनको डाइवर्ट कर रहे हैं मेन पॉइंट से, आपकी मोटिवेशन से। आप उनको एक ही चीज आप सीवी में और उसमें कोई फर्क नहीं कर पा रहे आप लोग। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू मेक श्योर। कमिंग बैक टू द लेटर ऑफ मोटिवेशन, द स्ट्रक्चर, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेके आप चलते हैं अपनी रिसर्च एक्सपर्ट कैसे रेलेवेंट है उस प्रोग्राम से, आपको किस चीज ने मोटिवेट किया है कि आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करें। और आप बहुत सारे तरीके आप अपनी मोटिवेशन जो है वो शो कर सकते हैं। नंबर 1 इज क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है मैंने पढ़े हुए हैं, तो आप बहुत सारे तरीके हैं आपके पास आप मोटिवेशन को बताने के लिए। नंबर 1 इज आप उनसे ये कह सकते हैं कि आपने रेलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस एक्वायर किया है, आपको पता था इस प्रोग्राम का, आपको इंटरेस्ट था, आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, दैट शोज यू आर मोटिवेटेड, क्योंकि आपने अच्छी खासी रिसर्च एक्सपर्टीज उस फील्ड में हासिल की है। नंबर 2 इज आप बता सकते हैं कि अगर आप किसी को जानते हैं, आप किसी एलमनस को जानते हैं या फिर किसी एलमना को जानते हैं, या आप किसी आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है जो स्कॉलरशिप से होके आए या उस फील्ड में पढ़ के, आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं कि मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको किसी ने गाइड किया है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो हमारी लेक्चरर थे जिन्होंने मुझे इरास्मस के बारे में बताया, तो मैंने उनका रेफरेंस दिया था लेटर में कि वो इरास्मस से पढ़ के आई, उन्होंने मुझे बताया, प्रोग्राम के बारे में बताया है। आप क्योंकि आप जब किसी से सुनते हो, किसी अलमनस से, तो आप ऑनेस्टली मोटिवेटेड होते हो कि अच्छा यार कि ये लोग गए हैं तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी जो है वो इसी प्रोग्राम में, वो आपको दैट रियली इंस्पायर्स यू। तो आप शो कर सकते हैं मोटिवेशन इस चीज से। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आपने कोई एक्सचेंज प्रोग्राम किया, आप उसको मेंशन कर सकते हैं क्योंकि आपने रिसर्च एनवायरनमेंट, रिसर्च एम्बियंस दैट यू हैव एक्सपीरियंस बिफोर,
आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि आपको रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग यू लाइक एंड यू जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस इट अगेन. सो देयर आर सेवरल वेज कि आप मोटिवेशन अपनी शो कर सकते हैं. तो ये मोटिवेशन पैराग्राफ दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. यू हैव टू लेट देम नो दैट व्हाई यू आर, what have motivated or inspired you to be part of this program. Okay, so that is the most important program. That is the essence of whole motivation letter जो आपसे वो देखना चाहते हैं. नंबर 3, जो आपका जो थर्ड पैराग्राफ आता है, या फिर अगर आपने मोटिवेशन लेटर पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ में स्प्लिट किया, विल से फोर्थ पैराग्राफ जो आता है, आप जो है वो एक्सप्लेन ये करोगे कि आप बोर्ड पे क्या लेके आओगे. व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल. अगर आपको वो सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या प्रोग्राम में क्या ऐड करोगे, क्या वैल्यू ऐड करोगे. क्योंकि ये वो पॉइंट जो आप बहुत सारे लोग जो है वो मिस कर देते हैं कि वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको वो सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्या वैल्यू ऐड करोगे प्रोग्राम में. आप आ रहे हो फॉर एग्जांपल, अगर आप आ रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मैं लोगों में उठता बैठता हूँ, या फिर मैंने बहुत सारा जो है वो सोसाइटीज में मैंने काम किया हुआ है, मेरे पास इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स हैं, मैं लोगों से अच्छा जो है वो कम्युनिकेट कर पाता हूँ. अब उनको मैं आके उस इरास्मस प्रोग्राम की सोसाइटी का हिस्सा बन सकता हूँ और मैं लोगों को आगे गाइड करूंगा और ये एक लेगेसी को, एक चेन को कंटिन्यू करूंगा. सो देयर आर सेवरल वेज टू डेमोंस्ट्रेट और टू शो देम दैट व्हाट यू कैन ब्रिंग ऑन बोर्ड. आफ्टर दैट जो पैराग्राफ आता है दैट इज ऑप्शनल, जो कुछ लोग ऐड करते हैं, आपने उनको बताना है, क्योंकि वो आपसे एकेडेमिया के अलावा वो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं एक्स्ट्रा करिकुलर. आपके पास जो है वो सिर्फ एकेडेमिया के अलावा आप लोगों से बात कर सकेंगे, आप कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का हिस्सा बन सकेंगे, आप कैसे इंटीग्रेट होंगे इस पूरे मास्टर्स, क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट इरास्मस मंडस, तो यू आर गोइंग टू हैव अ क्लास दैट इज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज. So you should know how to integrate into that class. तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपके पास ये स्किल्स हो. जो आपका एंडिंग पैराग्राफ होता है, दैट इज जो आपका कंक्लूजन पैराग्राफ होता है, दैट इज वेयर यू एक्सप्लेन और वेयर यू शो देम कि आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, कि आप इस प्रोग्राम को करने के बाद आप क्या चीज अचीव करोगे, क्या अकम्प्लिश करोगे, आप क्या देखते हो अपने आप को कि इस प्रोग्राम आपने क्यों करना चाह रहे हो. फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप मेम्ब्रेन्स के प्रोग्राम में जा रहे हैं, इरास्मस का प्रोग्राम मेम्ब्रेन्स का है, या फिर मटेरियल्स फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड कन्वर्जन पे जा रहे हैं, MESC प्रोग्राम है, आप इन प्रोग्राम में जा रहे हो, तो आप उसको शो करो कि मैं सुपर कैपेसिटर्स पे काम करना चाह रहा हूँ, या मैं लिथियम आयन बैटरीज पे काम करना चाह रहा हूँ. कि अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले जो है वो लिथियम आयन बैटरीज है, इन पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है इन चीजों पे. और इवन आप देखते हैं नोबेल प्राइजेस और काफी ज्यादा जो है वो लिथियम आयन बैटरीज इन चीजों में भी है, लोग बहुत सी रिसर्च चल रही है, एडवांस रिसर्च, और काफी हॉट टॉपिक भी है. तो आप उनको ये बता सकते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं आगे PhD करना चाहता हूँ, या मैं रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, या मैं एक कंपनी में जाना चाहता हूँ, या मैं अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ. तो आपने अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल के साथ लॉन्ग टर्म गोल भी बताने हैं कि आप सिर्फ इस प्रोग्राम के बाद नहीं, आप अपने आप को आने वाले 8-10 सालों में कहाँ पे देखते हो. क्योंकि वो सिर्फ आपकी ये चीज जानना चाहते हैं, उनको भी पता है कि चीज बहुत जो है वो टेंटेटिव है, क्योंकि आप इधर अभी बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके आज से आने वाले 10 सालों में आप क्या करेंगे. सो ये आपका जो है वो पूरा स्ट्रक्चर होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन का, एंड इट takes time to make a very good letter of motivation. So you're gonna need a plenty of time to structure it well, to develop the coherence between each and every paragraph. क्योंकि जब आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते हो तो आप कनेक्ट करते हो हर पैराग्राफ को. So starting with the introduction, you're going to the motivation, you're going to the paragraph where the crux is कि आप क्या बोर्ड पे लेके आ रहे हो, अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और अपनी एक्टिविटीज का पैराग्राफ, एंड देन द कंक्लूसिव पैराग्राफ इज वेयर यू लेट देम नो अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑल दिस थिंग. सो ईच पैराग्राफ शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड इट्स नॉट लाइक यू आर जंपिंग फ्रॉम वन ओशन टू अनदर. आप एक पैराग्राफ में कुछ बात कर रहे हो, सेकंड में बिल्कुल ही आपने मतलब 360 टर्न लेके और बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी स्टार्ट कर दी. सो देयर शुड बी अ कोहेरेंस. सो दैट इज द डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग. आप जो है उसको टाइम लेके उसको जो है वो आपको जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आपको ड्राफ्ट्स बनाने पड़ेंगे, कम से कम 3-4 ड्राफ्ट्स या 5 ड्राफ्ट्स आपके बनेंगे अच्छा लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने में. और कॉपी ना करें,
गुरेज करें कॉपी करने से, लोगों की लेटर ऑफ मोटिवेशन से, क्योंकि जब आप किसी का लेटर, आप किसी की स्टोरी जो है वो कॉपी करेंगे, वो ऑथेंटिक नहीं लगता। आई वोंट से कि सभी केसेस में, लेकिन 7 out of 10 टाइम्स वो ऑथेंटिक नहीं लगेगा, तो वो रिलेट नहीं कर पाता। तो अपनी स्टोरी खुद लिखें, it will sound genuine and it will make you get through this whole process easily with success at the end. So talking about the documentation, आपके पास मैंने बात कर दी कि हमारे पास रिसर्च पोर्टफोलियोज है, आपके पास हम आइट्स पे आए थे, आपके पास लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया है, आपके पास सीवी है। सीवी पे बात करता हूँ बहुत मुख्तसर सी। अगर तो आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो यूरोपास sorry, I think let me see, for example, I think it's तो आपके पास जो है वो यूरोपास जो है वो सीवी आपके पास होनी चाहिए। मे बी आई विल शेयर माय स्क्रीन टू सी लाइक आप कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हो। मे बी सम ऑफ यू माइट हैव यूज्ड इट बिफोर। Do you see my screen? Yes. जी विजिबल है। Okay. So this is a website you use to develop CVs. आप अपनी CVs क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसी वेबसाइट है जो कि पूरे यूरोप में इस्तेमाल की जाती है। खास तौर पे अगर आप रिसर्च पर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इवन के मैंने इसी जो है वो प्लेटफॉर्म पे अपनी CV बनाई है। मोस्टली इरास्मस के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो आप यूरोपास की सीवी पे ही चलते हैं, और मोस्टली लोग यूरोपास की सीवी ही डेवलप करते हैं। अगर आप लॉगिन करेंगे, आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे, आप उन फॉर्मेट्स को फॉलो करके और देख सकते हैं कि आप जो है वो सीवी जो है उस पर बनाएंगे। तो ये आप ऑनलाइन सीवी इस पे जनरेट कर सकते हैं, आपको खुद से कोई इतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप ये जो है वो यूज कर सकते हैं। यूरोपास सीवी के अलावा जो है वो आपके पास जो चीज इंपॉर्टेंट होती है दैट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आपको क्योंकि ये बड़ा जो है ना थोड़ा मसला भी है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का, कि आपको वो एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे कमेटी एक्सपेक्ट करती है कि आप एक रेफरल लेटर जो है वो रेफरेंस लेटर लेके दें अपने प्रोफेसर से, या अपने एकेडेमिया में, या अपने किसी कंपनी में जहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अपने एम्प्लॉय से लिखवा सकते हैं जो आपके बताए आपको रिकमेंड करें कि इस बच्चे के पास इतनी, या इस कैंडिडेट के पास इतनी स्किल्स हैं, या इसकी इतना एक्सपर्टीज है कि इस प्रोग्राम के लिए जो है वो अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है। तो आपके पास जो है वो ये चीज चाहिए होती है उनको। रिकमेंडेशन लेटर के लिए अब होता ये है कि कुछ जो है वो लोग ये करते हैं कि एक जनरल रिकमेंडेशन लेटर जो है वो बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी डिपार्टमेंट में किसी प्रोफेसर के पास जो है वो फर्स्ट मैं ये चीज बताने से पहले, आपके पास 2 किस्म के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं जब आप किसी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक होता है आपके पास ऑनलाइन, एक होता है आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। ठीक है, अब ऑनलाइन में ये होता है कि आप जब एप्लीकेशन के लिए स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं तो आप अपने जो जिसने आपको रिकमेंड करना है उसकी पर्सनल डिटेल्स और उनकी ईमेल वगैरह हर चीज मेंशन करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे। तो जो वो ऑनलाइन सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम उनको लिंक भेजता है उस ईमेल पे उन प्रोफेसर को, वो आपको फिर उस लिंक पे क्लिक करके आपके बारे में जो है वो लिखते हैं और आपको जो है वो सबमिट करते हैं ऑनलाइन। कुछ प्रोग्राम्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर वेरी स्टर्न विद ओनली सबमिटिंग ऑनलाइन रिकमेंडेशन लेटर। सेकेंड थिंग इज डॉक्यूमेंटेड, जो दैट्स इन हार्ड फॉर्म। हार्ड फॉर्म में यह है कि आपके पास यूनिवर्सिटी का जो आपके डिपार्टमेंट का लेटर हेड होगा उस पर आपने अपने किसी लेक्चरर या प्रोफेसर से आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाना है, और वो साइन करते हैं और स्टैंप करते हैं, और आप उसका स्कैन लेके जहाँ पे जब आप एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हो, जहाँ पे आपने सीवी अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वहां पे आप ये डॉक्यूमेंट भी अटैच करते हो। तो इसमें यह है कि अब 2 चीजें हैं। जो लोग अभी भी ग्रेजुएट नहीं हुए उनके लिए आसान है
कि वो मतलब आपके पास अभी काफी कन्वीनियंट है कि आप रिकमेंडेशन लेटर जो है वो हर प्रोग्राम के लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब होता यह है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये करते हैं कि एक जनरल जो है वो फॉर्मेट बना लेते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का। फॉर एग्जांपल उनमें आप ये कहते हैं कि आपका प्रोफेसर ये कहते हैं कि आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस डिपार्टमेंट एंड आई रिकमेंड दिस स्टूडेंट फॉर मास्टर्स प्रोग्राम और मास्टर्स स्टडीज, दैट्स इट, दे डोंट मेंशन इट। और वो फिर वो एक जनरल जो है वो रिकमेंडेशन लेटर फिर सभी के साथ जो है वो सभी प्रोग्राम्स के लिए चलाते हैं उसको। फॉर मी आई थिंक अगर आप ये इतना जो है वर्क नहीं करता, क्योंकि आप अगर रिकमेंडेशन ले रहे हैं तो अगर आपका प्रोफेसर जो है वो आपको स्पेसिफिक उस प्रोग्राम में जिसमें आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, अगर आप उसमें सबमिट करते हैं रिकमेंडेशन लेटर दैट इज स्पेसिफिक टू दैट ओनली दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, दैट मेक्स मोर सेंस एंड दैट एक्चुअली वो जो अच्छा साउंड भी करता है। क्योंकि अगर मुझे प्रोग्राम का ही नहीं पता, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी स्टूडेंट को दे रहा हूँ, अगर मुझे उसके प्रोग्राम का ही नहीं पता कि वो किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है, तो मैं कैसे बता सकूंगा कि वो कैसे रेलेवेंट है या वो कैसे उस प्रोग्राम में वैल्यू ऐड कर सकता है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो बेहतर यह है कि आप हर स्टूडेंट जो है वो जब जितने भी आप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, आप उनके लिए जो है वो सेपरेट जो है वो एक नया रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं। और रिकमेंडेशन लेटर में जस्ट ट्राई, आप कोशिश करें कि आप बहुत ज्यादा लंबा रिकमेंडेशन लेटर ना बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि मैंने भी यही मिस्टेक की थी। हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे नो ऑफेंस, हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्रोफेसर अभी हमें कहते हैं कि आप लिख के ले आए कंटेंट और फिर वो लेटर पढ़ के उसको प्रूफ रीड करके और साइन कर देते हैं। तो होता यह है कि आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आप जब बहुत ज्यादा लिखते हैं, क्योंकि तो दैट डजंट साउंड के डजंट स्टैंड आउट क्वाइट वेल, तो बेहतर है कि उसको थोड़ा कंसाइज रखें। और जो आप रिकमेंडेशन लेटर आप लिख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसमें you need to be very specific. For example कि अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोफेसर आपको बोल रहा है कि आप लिख लाएं, क्योंकि इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता, काफी बिजी होते हैं, तो अगर आप लिख रहे हैं अपने लिए रिकमेंडेशन लेटर, तो आप ये लिखें कि आप उस प्रोग्राम से कितना रेलेवेंट है। आप फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि अगर मैं किसी स्टूडेंट के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आई विल एक्सपेक्ट हिम टू राइट के कैसे मैंने उसको जो है वो मेरे अंडर उसने काम किया है, या इस बच्चे ने ये कोर्स किया है जिस प्रोग्राम से रेलेवेंट है, और ये बच्चा काफी अच्छा है, इसके पास नॉलेज भी है, इसके पास रिसर्च एक्सपर्टीज भी है, और ये आपके प्रोग्राम में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। दैट साउंड्स नाइस। If you say this student is very intelligent, he is very good, he is very hardworking, he is very passionate, he is very बहुत सारी आप बस उसकी तारीफ लिख देंगे, और you just piling up the traits and the characteristics and all these things for that particular person, that doesn't sound nice, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये वही जो है वो गूगल से इंटरनेट से कॉपी किया होगा और वही चीज। तो कोशिश करें जब आपका अपना प्रोफेसर आपको बोले कि रिकमेंडेशन लेटर का कंटेंट लिखें, तो आप अपने लिए अच्छा लिखें, तारीफें ना लिखें बहुत ज्यादा, ठीक है, लिखें बिल्कुल प्रिसाइज रहें, और अच्छा सा जो ड्राफ्ट उनको बना के दें, वो प्रूफ रीड करें, उनसे साइन करवाएं। अब जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, आई नो, क्योंकि मैंने भी बड़ा मुश्किल होता है रिकमेंडेशन लेना प्रोफेसर से, क्योंकि बहुत बिजी होते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो उनसे बोलना कि वो आपके लिए लेटर भी लिखी और फिर वो आपके लिए प्रिंट निकलवा के उसको साइन करके आपको स्कैन करके वापस भी दें, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आई नो आई बीन थ्रू दिस। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी अगर आपके पास कोई जूनियर्स को राब्ते में है तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर आपके पास किसी को जानते हैं डिपार्टमेंट में, तो फिर तो बहुत अच्छा है, आप उनसे क्या बनवा सकते हैं। सेकंड थिंग इज कि आई नो बहुत मुश्किल है बार बार करना, तो आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि आप स्क्रीनिंग कर लें। अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोग्राम जब स्क्रीन करते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, आप 2-3 प्रोग्राम्स देख लें कि आपको लगता है ये इसके लिहाज से मेरी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरे चांसेस भी अच्छे हैं, तो आप उन पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, जो लोग, मैं अपनी बात करूं जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए क्या कर लें, आप स्पेसिफिक लेटर बनवा लें, एक दफा जाके थोड़ी इनकन्वीनियंस ही आप जाके खुद बनवा लें, और एक अपना जर्नल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा के रख लें, ठीक है, जो आप बाकी मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करें।
लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊं तो कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखता आपकी एप्लीकेशन में। आपने अगर रीजनेबल एक अच्छा सा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दिया, दैट्स गुड इनफ। तो बहुत ज्यादा वेटेज आपकी नहीं रखा। अगर आप क्राइटेरिया देखेंगे तो मोस्टली जो है वो आपकी जो क्राइटेरिया जो है वो जो लेटर ऑफ जो रिसर्च एक्सपीरियंस और लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो इनका सबसे ज्यादा जो है वो वेटेज होता है स्कॉलरशिप सिलेक्शन में। और उसके बाद आप अलोंग विद योर CGPA आपके ग्रेड्स, आपकी रिसर्च प्रोफाइल और आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट्स की वेटेज सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आता है आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड देन CV। तो ये 5। और उसके बाद छठा जो होती है वो होता है आपका IELTS और आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल्स। तो फिर भी मैंने आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप एक 2-3 प्रोग्राम या 3-4 प्रोग्राम जो आपको लगते हैं आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है उनके लिए बनवा लें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और नेक्स्ट जो है वो आप जेनेरिक बनवा लें बाकी प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि बार बार आना और बार बार प्रोफेसर्स को कहना इट डजंट वर्क। क्योंकि अगर आप 20-25 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं और आप उनको हर दूसरे दिन बोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी कि आपको डेली एक नया लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, क्योंकि आप अकेले नहीं है जिनके लिए वो लिख रहे हैं या जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्योंकि अप्लाई कर रहे होते हैं तो इट गेट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर देम to get that content printed on page and then sign it and then scan it and send it back to you, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात हो रही तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात होगी ये वाली। अब आप एक चीज जो मैं लास्ट में मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज, आई डोंट नो इफ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज जो मैंने किया था क्योंकि जो मैंने किया था, मैंने जिन प्रोग्राम्स को मैं स्क्रीन करता था उनके ऑनलाइन कोर्सेज मैं लेता था। आप कोर्सरा में जाएं, आप आई विल शेयर विद यू द वेबसाइट, आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, आप स्क्रीन देख सकते हैं कोर्सेज की। ओके, डू यू सी स्क्रीन? यस। ओके, सो आपके पास कोर्सेज हैं बहुत सारे। आपके पास ये वेबसाइट्स हैं कोर्सरा फॉर एग्जांपल। मैं आप कोई भी कोर्स देखें, अगर आप बायोरिफाइनरी इरास्मस का प्रोग्राम है, अगर मैं टाइप करता हूँ बायोरिफाइनरी, आई डोंट नो इफ कोर्सरा में कोर्सेज होंगे इसके बारे में कि नहीं, तो आपके पास देखें, आपके पास कोर्सेज सर्कुलर इकोनॉमी के आ जाते हैं या फिर मतलब आप किसी भी प्रोग्राम के लिहाज से जो है अप्लाई कोर्सेज ले सकते हैं। ये कोर्सेज क्या होते हैं कि आपके 3 या 4 वीक्स के या 6 वीक्स के 7 वीक्स के कोर्सेज होते हैं। आप इन कोर्सेज को करें, बिलीव मी दे ऐड a huge amount of value to your profile जब आप किसी भी प्रोग्राम स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे होते हैं। इन कोर्सेज को अप्लाई करने, इनके ये कोर्सेज पेड होते हैं लेकिन इनके लिए फाइनेंशियल एड अवेलेबल होती है। आपके पास 2-3 वेबसाइट्स हैं, एक आपके पास कोर्सरा है, आप लिख सकते हैं, अगर मे बी आप जानते भी हो। एक आपके पास जो है वो एडेक्स है, ठीक है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट से आपके पास MIT, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड बहुत आईवी लीग यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज होते हैं। For example, I will say Biorefinery. I don't know if they have courses. Yeah. Okay. For example, मैंने सर्च किया अभी Biorefinery. So आपके पास courses, they have course like Biorefinery from biomass to building blocks of bio-based. So for example, आपका Erasmus का प्रोग्राम है Biorefinery, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस भी, आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज भी आपने किए हुए हैं। सो जस्ट इमेजिन कि आपकी कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास वेबसाइट्स हैं, EDX है आपके पास कोर्सरा है, आपके पास यूडेमी है, आपके पास, तो आप इन कोर्सेज जो है इन वेबसाइट से कोर्सेज कर सकते हैं। सो ये होगी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की और अपनी प्रोफाइल जो आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। सेकंड, अब मैं मूव करूंगा स्कॉलरशिप्स के बारे में। इरास्मस के सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद इरास्मस। इरास्मस फंडस के लिए आपकी जो सबसे कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है ये इरास्मस फंडस की है, यूरोप में जो है, अगर आप देख सकते हैं। तो इरास्मस फंडस के लिए जो है वो सबसे इसमें ये होता है कि आप
आपके पास जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा देखने को कि आपको मास्टर्स ऑफर हो रहा है केमिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेट्रॉनिक्स में। इट्स वेरी रेयर। इनके प्रोग्राम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं किसी भी फील्ड ऑफ रिसर्च के, और आपको जो है वो उस प्रोग्राम में इनका सिस्टम यह है कि आपके पास दे एक्चुअली डेवलप अ कोटा सिस्टम। इन्होंने जो है वो एक मिक्स सेलेक्ट करना होता है, कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूरी दुनिया से, और एक कंट्री से दे डोंट सेलेक्ट मोर देन 3 स्टूडेंट्स। क्योंकि मैं इरास्मस मंडस के लिए सिलेक्ट हुआ था 2019, एट द एंड ऑफ 2019 मैंने अप्लाई किया था। दैट इज प्रोग्राम था बायोलॉजिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग, बायोसन। अब उस प्रोग्राम में आई गॉट सिलेक्टेड। उनको 30 स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे। आई वाज ऑन 27th रैंक, लेकिन मेरे से ऊपर जो है वो 3 पाकिस्तानी थे। सो दे पुश मी टू रिजर्व लिस्ट एंड देन आई गॉट रिजेक्टेड। तो बताने का मकसद ये है कि कंपटीशन बहुत है। आप अगर देखें तो इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप 6-7 साल पहले जाते हैं तो हमारे पास टॉप कंट्रीज जो है ब्राजील, इंडिया थे। लेकिन अगर आप देख लें पिछले 3-4 साल में तो द पाकिस्तानीज हैव बीन they've been crazy on this scholarship। आप देखिए पाकिस्तानीज जो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सिलेक्ट होते हैं इरास्मस मंडस के लिए, और सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस भी पाकिस्तानीज की ही आती हैं। सो बताने का मकसद ये है कि यू आर गोना compete against a lot of पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप, बहुत अच्छी एप्लीकेशन जो है वो बनानी पड़ेगी। इरास्मस मंडस के लिए आई विल शेयर, मे बी आपके पास जो है वो इनका जो है वो एप्लीकेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है अक्टूबर से आपका एप्लीकेशन पीरियड जाता है फेब में, लेकिन मोस्टली अक्टूबर से लेके जनवरी तक आप मोस्ट प्रोग्राम्स का जो है वो एप्लीकेशन जो है वो पीरियड होता है। तो इसके डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको पहले बताए हैं वही डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होंगे, वो बहुत आसान से डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स दे आस्क फॉर रैंकिंग सर्टिफिकेट, जो आप अपने डिपार्टमेंट से बनवा सकते हैं कि आपकी क्लास रैंक क्या है इन द टर्म्स ऑफ CGPA, और आपने इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। इरास्मस मंडस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इट्स अ टॉप स्कॉलरशिप, आई विल रिकमेंड यू टू अप्लाई फॉर इट। और इसमें लिमिटेशंस भी नहीं है, लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूँ, आई थिंक इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई यूज्ड दिस वेबसाइट। सो इट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, और इस स्कॉलरशिप में जो है वो आपका स्टाइपेंड भी अच्छा है, आपकी ट्यूशन फीस, आपका एयर फेयर, ट्रांसपोर्टेशन, मोबिलिटी अलाउंस, इट्स वेरी गुड। दे पे यू अराउंड 1400 euros per month and that is net, no taxes। और 2 साल के लिए ये प्रोग्राम होता है, उसमें आपकी डिफरेंट मोबिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल यू आर सपोज्ड टू स्पेंड वन सेमेस्टर इन वन पर्टिकुलर कंट्री, द अदर सेमेस्टर आप पहला फ्रांस में गुजार रहे हैं, दैट सेकंड इज इटली, थर्ड कुड बी स्पेन एंड देन बैक टू योर होम यूनिवर्सिटी फॉर थीसिस। सो इस प्रोग्राम में काफी ज्यादा ट्रैवलिंग भी है, लेकिन प्रोग्राम काफी प्रेस्टिजियस है। इट कंटेन्स अ वेरी गुड लेवल जो आपको अच्छा टैग देता है और आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज ढूंढना बहुत आसान कर देता है। तो इरास्मस मंडस के लिए you have to screen, let me see, I think I need to find the website जहाँ पे आपके पास स्क्रीनिंग होती है प्रोग्राम्स की। ओके, मूविंग ऑन टू, मैं आपको वैसे ही जो है कुछ प्रोग्राम जो है वो बता देता हूँ जो केमिकल इंजीनियरिंग से रेलेवेंट है, जो आप कर सकते हैं। आप देख लें कि आपके पास जो है वो कौन सा प्रोग्राम आपको जो है वो सूट करता है ज्यादा। this one। Okay, so आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। पब्लिक हेल्थ में, डाटा साइंस में, माइग्रेशन, डाइवर्सिटी, अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। तो आप अगर फील्ड ऑफ स्टडी आप अपनी चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप चूज करते हैं यू आर फ्रॉम केमिस्ट्री, समटाइम्स आपके केमिकल इंजीनियर जो है वो केमिस्ट्री में भी जा रहे होते हैं, तो आई एम चूजिंग केमिस्ट्री, आई एम चूजिंग, ओके, it doesn't give much options। देखते हैं कि ये जो है वो केमिस्ट्री में क्या करता है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन, यू डोंट नीड टू सिलेक्ट एनीथिंग एल्स। आप देख सकते, इसको सर्च करके देखते हैं तो व्हाट ऑप्शन इट ब्रिंग्स अप। ओके, सो अब आपको ये प्रोग्राम शो कर रहा है जो फिल्टर्ड प्रोग्राम है।
सरफेस इलेक्ट्रो रेडिएशन एंड फोटोकेमिस्ट्री, इट्स रेलेवेंट टू केमिस्ट्री, हमसे रिलेटेड नहीं है, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है. केमिस्ट्री एंड कंप्यूटेशनल मॉडलिंग है, ये भी कुछ खास इतना रेलेवेंट नहीं है. दिस वन इज वन ऑफ द कोर प्रोग्राम्स. दैट इज द मटेरियल्स फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड कन्वर्जन. इसमें बहुत सारे केमिकल इंजीनियर्स जा रहे हैं. मेरी कोलीग थी, मेरी क्लास की थी, वो पहले थी स्टूडेंट जो KSK से सिलेक्ट हुई थी इराफस मंडस के लिए, उसी प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुई थी 2019 में. और उसके बाद भी जो है वो आई थिंक एक और स्टूडेंट भी गई है इसी प्रोग्राम में, MESc में. आपके पास मास्टर्स इन मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी केमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है. आपके पास ये भी केमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है. इसमें मोस्टली द पीपल फ्रॉम अदर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कैन आल्सो अप्लाई, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग भी इसमें एलिजिबल होते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम्स जो काफी इंटरेस्टिंग भी है, सस्टेनेबल बायोमास एंड बाय प्रोडक्ट्स इंजीनियरिंग. और आपके पास एडवांस मटेरियल्स है, केमिकल इनोवेशन है, फूड डिजाइन है, सस्टेनेबल कैटालिसिस है, केमिकल नैनो इंजीनियरिंग है. ये भी काफी अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि जो नैनो इंजीनियरिंग पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है आज, अभी जो हॉट रिसर्च टॉपिक है, तो ये काफी अच्छा प्रोग्राम है इरास्मस का. ये द वन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो मैंने बहुत सारा मेंशन भी किया अपने सेशन में, दैट इज बायो रिफाइनरी. और मैं अभी इनमें से किसी एक प्रोग्राम्स को खोल के भी आपको बताऊंगा कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. थो के डेडलाइन गुजर गई लेकिन फिर भी पास्ट ईयर की. और आपके पास बायोलॉजिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल बायो इकोनॉमी, दिस इज अ प्रोग्राम जो मैं मेंशन कर रहा था, बायोसैप, इसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी और देन आई वाज पुश्ड टू द रिजर्व लिस्ट. तो आपके पास एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो बहुत सारे प्रोग्राम थे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जिनको आप इसके अलावा भी देख सकते हैं कि अगर आपसे कोई रेलेवेंट है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूं, वन ऑफ द प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल आई सर्च MESc, आई एम गोइंग फॉर MESc मटेरियल्स फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड कन्वर्जन. सो दिस इज अ इरास्मस प्रोग्राम. हर प्रोग्राम की अपनी वेबसाइट है. तो इनकी जो डेडलाइन, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा कि इनका एप्लीकेशन क्या पीरियड क्या है. फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो इनके अंडर आती हैं, इस प्रोग्राम के अंडर आती हैं. द स्टूडेंट्स विल बी ऑफर्ड टू स्टडी इन वन ऑफ द 4 कंट्रीज विद इन 2 years. आपके पास पोलैंड, फ्रांस और स्लोवेनिया, और जो है वो आई थिंक आई डोंट नो अबाउट द अदर यूनिवर्सिटीज, आई थिंक स्पेन में है जो मेन इनकी यूनिवर्सिटीज हैं. अब इन प्रोग्राम्स में इरास्मस के, जैसे मैंने आपको मेंशन किया है कि ये प्रोग्राम्स जो है वो अच्छे इसलिए हैं क्योंकि आपकी जो पार्टनर यूनिवर्सिटीज है, फॉर एग्जांपल मेलबर्न है या US से है. मैंने बहुत सारे MESc के स्टूडेंट्स को जानता हूँ. वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो MESc के थे, वो उन्होंने MESc किया, ही इज डूइंग, ही इज वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया. उन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करियर जो है वो बिल्ड किया है इसी प्रोग्राम के बेसिस पे. तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज भी हैं. आई एम नॉट श्योर द USA में भी इनका था. फॉर एग्जांपल USA में जो है इनका जो कोलैबोरेशन थी इज अ वेरी बिग नेम in the fields of energy storage and conversion. उनका नाम मैं मुझे भूल गया, लेकिन अभी शायद इनका होगा this person. So I'm just giving you the example कि बहुत जो है वो well reputed जो है वो प्रोफेसर होते हैं इन प्रोग्राम्स में, इरास्मस मंडस में, और वेल कनेक्टेड प्रोग्राम है. आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके लिए जो है पैदा करता है. अब अप्लाई करने के लिए एडमिशन क्राइटेरिया है आपके पास. फॉर एग्जांपल यू कैन, दे आस्क यू, I will move to the diploma. No background. Okay. So bachelor's in chemistry, physics, chemical engineering, material science. So in जो है वो background से आप apply कर सकते हैं if you belong to one of the backgrounds. Application completeness में I'm looking for the documents which you need to submit. For example, look at this evaluation criteria. आपके पास इन्होंने जो है वो excellence education, इट मीन्स आपकी जो है वो ग्रेड्स क्या है, कोहेरेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड साइंटिफिक बैकग्राउंड. इट मीन्स के जो मैंने आपसे पहले बात कर रहा, साइंटिफिक बैकग्राउंड मीन्स रिसर्च एक्सपर्टीज और रिसर्च पोर्टफोलियो आपका दैट इज रेलेवेंट विद द IMESc, जो आपका मास्टर्स प्रोग्राम उससे कितना रेलेवेंट है, उसकी क्या वेटेज है 40%. एंड जो एक्सीलेंस आपका CGPA है उसका 30 स्कोर है. वीडियो प्रेजेंटेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका 40 मार्क्स है. तो जो मैंने आपसे मेंशन किया था कि ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आपका जो है वो रिसर्च प्रोफाइल. तो ये 40 मार्क्स के हैं. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 15 मार्क्स का है. आपका IELTS टेस्ट या TOEFL टेस्ट 10 मार्क्स का है. यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिजिन, आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है आपकी कंट्री में, दे आल्सो टेक दैट थिंग इनटू अकाउंट.
तो जो चीजें मैंने आपको मेंशन की, मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि आपको एक दफा आइडिया हो जाए कि वो क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम्स। आप इंडिविजुअली जाके, आपके पास सेशन की रिकॉर्डिंग होगी, आप सब प्रोग्राम्स को जो है वो सर्च कर सकते हैं। आप देखें जाके प्रोग्राम्स को कि वो किन चीजों पे काम कर रहे हैं, और आप देखें कि आपके डिपार्टमेंट में लोग क्या काम कर रहे हैं। आप जाके रिसर्च अपनी स्टार्ट करें, अपने आप को, अपनी प्रोफाइल को डेवलप करना स्टार्ट करें, बिकॉज इट्स गोना टेक टाइम। और I will also show you the class. Maybe I think they tell you in the terms of the countries कि okay, maybe any other time, क्योंकि हमारे पास थोड़ा लिमिटेशन है टाइम की। इनकी डेडलाइन जो है वो मैं देखना चाह रहा था कि डेडलाइन इनकी आपको मैं बता दूं, क्योंकि मोस्टली प्रोग्राम्स की जो है वो ओके। सो आप देख रहे हैं कि द क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 2025 के लिए थी। सो क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने स्टार्ट हुई थी 4th of December एंड इट क्लोज ऑन 15th of December। सो आपको इससे पहले जो है वो आपकी जो सब डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना होगा, और आपका फाइनल रिजल्ट्स जो है वो आएंगे 27-28 मार्च को, और फिर उसके बाद वीजा प्रोसेस और एवरीथिंग। ये आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स जो वो आपसे मांगते हैं, इस तरह आपकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस एंड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स जो आपको खुद सर्च करने पड़ेंगे, और बाकी चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर सका हूँ। इराकलस मंडस में आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद हम मूव करते हैं क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप पे, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द स्कॉलरशिप्स जो कि जिस पे मैं आया था। अभी इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, क्लाइमेट चेंज। उस वक्त इसका नाम मेक आवर प्लैनेट ग्रेट अगेन होता था। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हर साल स्टूडेंट्स आते हैं, अभी भी पाकिस्तानी सिलेक्ट हुए हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, और इसमें आप डेडलाइंस चेक कर सकते हैं। ये प्रोग्राम, ये स्कॉलरशिप ऐसा है कि इसमें आप जब आप अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्टली जो है वो आंसरेबल होते हैं फ्रेंच एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, वही आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करती है और वही आपको स्कॉलरशिप देते हैं। तो पहले ये स्कॉलरशिप जो है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम में थी। फ्रेंच गवर्नमेंट यहाँ पे खुद जो है वो एप्लीकेशन स्क्रीन करती थी, लेकिन अब उन्होंने जो है वो पर्टिकुलर जो एम्बेसीज हैं उनको जो हैंड ओवर करती है एप्लीकेशंस। इस स्कॉलरशिप में मैं आया था, इसमें आप इसको चेक कर सकते हैं लाजमी। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स है केमिकल इंजीनियरिंग। So this is one of the programs I was selected for, MSc Process and Bioprocess Engineering, Project Management for Energy Environmental Engineering, और ये केमिकल इंजीनियरिंग से बहुत रेलेवेंट है। इसमें आप फर्स्ट ईयर केमिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप इसमें आ सकते हैं। सो इस जो कैंपस फ्रांस की क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप है, इनमें आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स देते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं आप सिर्फ इनके लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोज प्रोग्राम्स विच एक्चुअली कैटर टू और पेंडर टूवर्ड्स The climate change or the purpose of climate change, सिर्फ वही प्रोग्राम्स अकाउंट करते हैं। उसमें मटेरियल साइंस और बायोरिफाइनरी और बायोमटेरियल्स है, और हम केमिकल इंजीनियरिंग के आई थिंक ये दो ही प्रोग्राम हैं, बाकी हेल्थ के हैं और कुछ अदर प्रोग्राम्स हैं। तो थिंग इज कि आप इन प्रोग्राम्स को जो भी देख सकते हैं, इनमें आप पहले यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेगी सब स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। मैं सिर्फ अभी आपसे क्विक ओवरव्यू करूंगा डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के, जिनके बारे में आपको शायद ना पता हो। इनकी डिटेल्स जो है वो आप खुद जाके चेक कर लें वेबसाइट पे, खुद पढ़े जाके इनके प्रोग्राम, इनकी क्या वैल्यूएशन क्राइटेरिया है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। प्रोसेस में आपको थोड़ा बता देता हूँ इनका। इनमें आपको यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेटर लेना होता है, फ्रेंच यूनिवर्सिटी से, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, एंड देन आप लेटर लेके आप तमाम यूनिवर्सिटीज तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करते हो, और फिर आप फ्रेंच एम्बेसी, आपकी जो वेबसाइट है कैंपस फ्रांस की, वहां अप्लाई करते हो, और देन वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और फिर आपकी सिलेक्शन होती है। वन थिंग इज दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज वेरी कम्पिटिटिव। आपके पास 3 से 4 लोग सिलेक्ट होते हैं हर साल पाकिस्तान में से, और आप देख रहे हैं कि 3 से 4 लोग हैं, तो आपके पास टोटल जो प्रोग्राम्स हैं 5 हैं। तो आपके पास बहुत सारी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन होगी, बट इट डजंट मीन अगर आपके पास आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो, क्योंकि मेरे से पहले मैं 2021 में सिलेक्ट हुआ था, और 2019 में हमारे ग्रेजुएट थे, आई थिंक हिज नेम इज आरिफ, वो एलुमनाई थे, आई थिंक 2016 और 17 में आई थिंक पास आउट हुए थे। उससे भी पहले हमारे ही डिपार्टमेंट, हमारे ही यूनिवर्सिटी के थे, और वो सिलेक्ट हुए थे। तकरीबन उनके पास एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, और उन्होंने अप्लाई किया था, और वो बायो रिफाइनरी
आई थिंक इसमें सिलेक्ट हुए थे बायोमैथ्स वाले प्रोग्राम में। तो अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं सो आपके पास एक्सपीरियंस है, वेल एंड गुड। अगर आप ग्रेजुएट नहीं भी हैं आप, तो ये मत सोचिए कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको सिलेक्ट जो है वो नहीं होंगे। आप दोनों वेज में अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएं, आप सिलेक्ट होंगे। अदर थिंग इज फ्रेंच गवर्नमेंट के बाद क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप के बाद आई विल टॉक अबाउट मास्टरमाइंड। आई विल टॉक अबाउट आईफल फर्स्ट, आईफल स्कॉलरशिप, क्योंकि पहले मैं फ्रांस की बात करना चाह रहा हूँ स्कॉलरशिप, क्योंकि फ्रांस it offers a lot of scholarships. So this is the France Excellence Eiffel Scholarship Program. काफी अच्छा प्रोग्राम है, स्टाइपेंड भी अच्छा है इनका, काफी अच्छा। इरास्मस के बाद जो सबसे अच्छा स्टाइपेंड है इनका है, और फुली फंडेड है। आपकी ट्यूशन फीस हर चीज आपकी कवर करते हैं ये लोग। और इनका जो है वो क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने के लिए। आपको अभी कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे जाके इनकी जो है वो डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अभी भी पाकिस्तान में आई थिंक 2 से 3 लोग सिलेक्ट हुए हैं कैंपस फ्रांस के लिए। कैंपस फ्रांस की स्कॉलरशिप के लिए आपको डायरेक्टली जो है वो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ता है, फ्रेंच यूनिवर्सिटीज में। और फ्रेंच यूनिवर्सिटीज जो है, ये जो एंटिटी है फ्रांस एक्सीलेंस आईफल स्कॉलरशिप, इसको जो है वो ही डील करते हैं, वो आपकी सिलेक्शन करते हैं। इनका जो है वो एम्बेसी से आई एम नॉट श्योर राइट नाउ कि इनका अब क्या प्रोसेस है, लेकिन आप इनकी वेबसाइट देख लेंगे शायद अपडेट कर दिया उन्होंने प्रोसेस। तो ये काफी कम्पिटिटिव प्रोग्राम, लेकिन काफी अच्छा प्रोग्राम है फ्रेंच आईफल स्कॉलरशिप, और पूरी दुनिया से लोग इसमें अप्लाई करते हैं। सो आपके पास जो है वो फ्रांस के लिए क्लाइमेट चेंज है, आपके पास फ्रांस एक्सीलेंस आईफल स्कॉलरशिप है। नंबर 3 आपके पास मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप है। ये बेल्जियम की स्कॉलरशिप है, स्टडी इन फ्लैंडर्स। इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज हैं आपके पास, आप इसको सर्च कर सकते हो। ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। स्टाइपेंड थोड़ा सा इन कंपैरिजन बट इट्स स्टिल फुली फंडेड। आप इसको जो है टारगेट कर सकते हैं, बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज को टारगेट करता है। और इसमें जो है वो आप डिफरेंट केमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हो। इस स्कॉलरशिप में देयर आर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज यू कैन अप्लाई फॉर, और इन यूनिवर्सिटीज में से आपके पास जो है वो जो है इन टॉप यूनिवर्सिटीज, आपके पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं बेल्जियम की जो इस स्कॉलरशिप में फॉल करती हैं। आपके पास KU लीवा है, आपके पास गेंट यूनिवर्सिटी है। तो आप उन यूनिवर्सिटी में आप इनकी वेबसाइट लाजमी सर्च करें, और काफी अच्छी स्कॉलरशिप है। आप इनको जो है वो लाजमी सर्च करें, इनकी डिटेल्स वगैरह पढ़ें। उसके बाद आपके पास मास्टरमाइंड के अलावा जो है आपके पास जो स्कॉलरशिप आती हैं वो है IDEX। सो IDEX, मैं उन स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। IDEX जो है वो आई एम प्रीटी श्योर इवन के लोग जो है वो 2-2, 3-3 साल से जो सर्च कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, उनको भी इसका आइडिया नहीं होता कि ये स्कॉलरशिप है क्या। सो जो लोग जिनको ये लगता है कि उनका CGPA कम है या उनकी इतनी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, उनके लिए है। मैं उनको स्पेशली ये कहूंगा, IDEX स्कॉलरशिप जो है वो एक पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप है फ्रांस के लिए। इसमें यह है कि आप कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको जो है वो कुछ अमाउंट देते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी IDEX स्कॉलरशिप की अमाउंट आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के लिए दे रही है आपको 10,000 यूरोज पर ईयर। अब 10,000 यूरो पर ईयर इज नॉट इनफ आपके लिए सर्वाइव करने के लिए। तो IDEX स्कॉलरशिप को हासिल करना काफी आसान है। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी है तो आपको मिल जाएगी। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं आप? वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो स्कॉलरशिप के लिए बहुत अप्लाई कर रहा था, लेकिन उसको स्कॉलरशिप नहीं मिला। उसने ट्राई किया 1-2 साल के लिए, उसने फिर IDEX के लिए अप्लाई किया। अब फ्रांस में ये सिस्टम है, फ्रांस और यूके में, कि आप 1 साल का मास्टर्स कर सकते हैं। यूके में तो आप मास्टर्स है ही 1 साल का, लेकिन फ्रांस में ये सिस्टम है कि क्योंकि फ्रांस में बैचलर्स जो है वो 3 साल का है, तो अगर आपने 4 साल का बैचलर्स किया है बाहर किसी कंट्री से, तो वो लोग समझते हैं कि आपने 1 साल ऑटोमेटिकली मास्टर्स का कवर कर लिया है, तो आप डायरेक्ट M2 में एंट्री कर सकते हैं। आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर को M1 बोलते हैं और सेकेंड ईयर को M2। आप M2 में आप एंट्री कर सकते हैं। तो आपके पास चांस क्या है अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का IDEX के थ्रू? आप M2 में आए। मेरा जो दोस्त था वो आई नो हिम, M2 में आप आए,
आप M2 में आपको पता है मास्टर्स में 1 सेमेस्टर होगा आपका, उसके बाद आपका थीसिस होगा। नॉर्मली जैसे मास्टर्स में होता है कि पहले 3 सेमेस्टर होते हैं आपका, फिर लास्ट सेमेस्टर आपका यहाँ यूरोप में थीसिस का होता है। तो चूंकि आप M1 नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट M2 में है, तो आप 1 सेमेस्टर पढ़ेंगे, आप उसके बाद इंटर्नशिप करेंगे। अब रही बात स्कॉलरशिप की 10,000 यूरो पर ईयर, अब इन 10,000 में आप यूनिवर्सिटी चूज करें, पब्लिक यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल पेरिस एक्ले की इतनी फीस नहीं है, आप यूनिवर्सिटी चूज करें, आपके पास जो है वो आपने 1 सेमेस्टर गुजारना है, आपने क्योंकि आपने अकोमोडेशन के पैसे देने और आपकी ट्यूशन फीस देनी है, दैट्स इट, आपका खर्चा जो है। M2 में जो आपका पहला सेमेस्टर वो आपने गुजारना है, सेकंड सेमेस्टर में आप थीसिस जब भी फ्रांस में करते हैं, आपको गवर्नमेंट 650 यूरोस मिनिमम अमाउंट है इंटर्नशिप की, जो आपको मिलते ही मिलते हैं हर महीने। तो इट मींस कि आपका सेकंड सेमेस्टर सॉर्टेड है। आपको सेकंड सेमेस्टर में आपको एक तरह से थीसिस की अमाउंट मिल रही होगी, जो आपको हो सकता है आपको इंडस्ट्री में मिल जाए इंटर्नशिप। आपको इंडस्ट्री में स्टाइपेंड ज्यादा अच्छे हैं, आपके पास 1000 से 1500 यूरो तक भी चले जाते हैं, तो वेल एंड गुड, आप वो सेविंग भी कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप ये आईडेक्स उनके लिए है जिनको लगता है कि बहुत कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप्स है, वो उनको टारगेट नहीं कर पा रहे, आप आईडेक्स में जाएं, आप अप्लाई करें, आईडेक्स स्कॉलरशिप लें, और फिर आप M2 में जाएं, प्रेफर करें M2 में जाएं, क्योंकि आप M1 में जाएंगे आपको ज्यादा खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो M2 में अगर आपके पास थोड़े से पैसे भी जुड़े हैं, you can accomplish your master's degree, और आपके लिए काफी रास्ते खुल जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसका आइडिया नहीं है, आप इसको लाजमी सर्च करें। आई एम श्योर दैट कि ये वो जो है वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए अगर आप उसको प्रॉपर्ली सर्च करते हैं। दिस इज वन ऑफ द रूट्स विच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, और आपको बताएंगे भी नहीं। आईडेक्स के अलावा जो है वो हमारे पास जो स्कॉलरशिप है, आई थिंक आई हैव कवर्ड फ्रांस है, जिसमें हमारे पास आईफल हो गया, इरास्मस मंडस हो गया। इरास्मस मंडस की जब मैं बात करूंगा कि इरास्मस मंडस में मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, क्योंकि अगर आप 4 सेमेस्टर 3 यूनिवर्सिटीज में गुजार रहे हैं, तो आपकी एक यूनिवर्सिटी होम यूनिवर्सिटी होगी। सो मोस्टली इरास्मस मंडस जो है वो उसकी उनके प्रोग्राम्स की होम यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी फ्रांस में ही होती है, तो इसलिए मैं फ्रांस मेंशन कर रहा हूँ। तो आपके फ्रांस में आपके पास आईफल स्कॉलरशिप है, आपके पास इरास्मस मंडस है, आपके पास आईडेक्स है, आप फ्रेंच एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप के लिए। तो केमिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत प्रोग्राम हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बेल्जियम में घेंट स्कॉलरशिप है। उसके बाद आई विल मूव टू डार्ट जर्मनी जो स्कॉलरशिप है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। इसमें आप डायरेक्टली प्रोग्राम यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर लेते हैं और आप प्रोग्राम्स के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। इसमें आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करते हैं और पीएचडी के भी अप्लाई करते हैं, तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्कॉलरशिप को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि हर स्कॉलरशिप को डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो मैं अभी सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इन स्कॉलरशिप को देखें, आप अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को इंस्पायर करें कि मैंने इसमें अप्लाई करना है और मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है, स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा है। और ऑनेस्टली अगर मुझे कोई कहे कि यूरोप में अगर मैंने बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो आई विल चूज जर्मनी ओवर एनी अदर कंट्री। इन द टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में मैं जर्मनी को चूज करूंगा आपके लिए। आपके मास्टर्स प्रोग्राम के बाद आपके लिए जॉब है, सब कुछ, तो जर्मनी बहुत बेहतर है। उसके बाद फ्रांस और फिर अदर कंट्रीज। तो आपके पास डार्ट स्कॉलरशिप है, आप इनको सर्च करें। हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं डार्ट में, आप देख सकते हैं। हमारे पास बायोमैस में, हमारे पास प्रोसेस इंजीनियरिंग में है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम डार्ट स्कॉलरशिप में आते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि केमिकल इंजीनियर्स जो है वो उनकी फील्ड ऐसी है कि आप किसी भी एरिया ऑफ रिसर्च में इंटीग्रेट कर जाते हैं। ओके, आई विल टॉक अबाउट इट, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में अभी जो मोस्टली जो है वो काम हो रहा है यूरोप में, जो है वो बहुत ज्यादा बायोमास पे काम हो रहा है। आपके पास बायोफ्यूल्स में बहुत काम हो रहा है। आपके पास जो है वो मेम्ब्रेन्स पे बहुत काम हो रहा है यूरोप में। सबसे ज्यादा यूरोप में जो है वो मेनली जो काम हो रहा है दैट इज ऑन आपके नैनो इंजीनियरिंग में बहुत काम हो रहा है। आपके पास जो सबसे हॉट टॉपिक है, वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स जो मैंने आपको भी बताया, इरास्मस मंडस का जो प्रोग्राम है, दैट इज मटेरियल्स फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड कन्वर्जन। आपके पास सुपर कैपेसिटर्स, सोलर, थिन फिल्म सोलर सेल्स, आपके पास बैटरी स्टोरेज, आपके पास इनमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ये बहुत ज्यादा जिन पे रिसर्च हो रही है, ये हॉट टॉपिक्स हैं जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड
जैसे कि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इनको जो है वो इंटीग्रेट किया जा रहा है सभी रिसर्च टॉपिक्स में। तो अगर आप इन एरियाज को टारगेट करते हैं तो इनमें पूरी दुनिया में काम हो रहा है और आप देख सकते हैं। अदर थिंग इज कैटालिसिस पे बहुत रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया में। कैटालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो कभी नेवर एंडिंग है, क्योंकि कैटालिसिस पे नेवर एंडिंग रिसर्च है। आप हर दूसरा इदारा उठाएंगे रिसर्च सेंटर यूरोप में, आपको मिलेगा कैटालिसिस पे काम मिलेगा, जो लोग कैटालिसिस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और प्रोसेस इंजीनियरिंग फील्ड ही ऐसी है जिसपे आपकी रिसर्च जो है वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है वो पायलट प्लांट्स हैं और बहुत सारे जो है वो लोग जो है टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं। तो प्रोसेस इंजीनियरिंग की जो है वो बहुत रिसर्च है। आप देखें कि आपने कौन सा जो है वो रिसर्च करना है, आपने किस पे काम करना है, आप बहुत सारे एरियाज हैं। सो कमिंग बैक टू यूरोप में बात की हमने डार्ट जर्मनी स्कॉलरशिप की। अनदर स्कॉलरशिप इज स्वीडन में आपकी दिस इज क्वाइट कम्पिटिटिव। इनका थोड़ा जो है वो थोड़ा प्रोसेस भी थोड़ा डिफरेंट है। स्वीडन तो आपके पास जो है SIDGP, I think we call it SIDGP or something, I don't remember the name exactly, SISCP, Swedish Scholarships for International Students। आपके पास ये स्कॉलरशिप्स हैं स्वीडन की, ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। इनमें स्टाइपेंड भी अच्छा है, आपकी ट्यूशन फीस, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, दे कवर एवरीथिंग। और इनमें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, KTH रॉयल है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो इसके अंडर फॉल करती हैं। आप एप्लीकेशन डेडलाइन देख सकते हैं। नॉर्मली सभी एप्लीकेशन डेडलाइन यूरोप में आपकी इसी टाइम पीरियड में होती है। और इनमें भी केमिकल इंजीनियरिंग, सस्टेनेबिलिटी के बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स हैं, तो आप उसको जो है वो टारगेट कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप को। इनका क्राइटेरिया आप जाके देखें। इस स्कॉलरशिप को जो है वो SISGP बोलते हैं। आप इसको डिटेल में सर्च करें और ये भी जो है वो अच्छा स्कॉलरशिप है। उसके अलावा यूरोप की बात की जाए तो कुछ और स्कॉलरशिप दैट इज स्पेसिफिक टू यूनिवर्सिटीज। हमारे पास TU डेल्फ्ट की स्कॉलरशिप्स हैं। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट TU डेल्फ्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे की स्कॉलरशिप्स हैं और लेकिन वो बहुत जो है वो कम्पिटिटिव है। तो आई विल सजेस्ट यू टू इन स्कॉलरशिप अप्लाई कर, जो मैंने आपको बताया, जो ज्यादा स्टूडेंट्स को कैटर करती हैं। और आई थिंक दिस इज फ्रॉम मी सो फार। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं आपको जो है उस हिसाब से बता दूं, क्योंकि अभी जो है दैट्स ऑल फॉर मी। रहमान अकबर की तरफ से क्वेश्चन आए हैं। रहमान प्लीज जी, क्या क्वेश्चन है आपका? Assalamu alaikum Ali. First of all, thank you so much for giving us time in your busy routine. I am Rahman Akbar, recent graduate from 2020 session, currently working at FFC. अच्छा, मैंने आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना था कि आपने ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की बताई। एक तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इज़ बेनिफिशियल फॉर स्कॉलरशिप, और सेकंड थिंग, अगर आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अकॉर्डिंग कोई अगर स्कॉलरशिप बता दें, मीन के अगर हम अपनी इंजीनियरिंग से हट के MBA प्रोग्राम की तरफ जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए कोई स्कॉलरशिप अगर अवेलेबल हो। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट कि क्या कोई ऐसी स्कॉलरशिप है जिसके साथ हम कंटिन्यूसली जॉब भी साथ कंटिन्यू कर सकें? ओके, सो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की बात की आपने। देखिए, अगर तो आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रेलेवेंट है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर देखें इसको आपके प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ मटेरियल्स फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड कन्वर्जन, आप मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आप इससे रेलेवेंट एक्वायर कर पाएंगे, अनलेस कि आप किसी रिसर्च सेंटर में PCSIR में काम करते हैं, क्योंकि वो लोग मटेरियल्स फॉर एनर्जी स्टोरेज पे बहुत काम कर रहे हैं, थिन फिल्म सोलर सेल्स पे। अब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ ME3 की, दैट इज एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। और उसमें जितने भी लोग अभी जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो मोस्टली वही लोग हैं जिनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। अभी फीमेल है पाकिस्तान से, कराची से सिलेक्ट हुई हैं, कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। हम उनसे बात कर रहा था, उनके पास 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस था। उनके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं था, उनके पास 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस था सुई गैस में, जो कराची का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, उन जो सेंट्रल वर्किंग एजेंसी है, तो उनके पास उनका एक्सपीरियंस था।
वहाँ से उनका ये कोलीग है, वो भी जो है वो आई थिंक OGTCL में काम करके आए हैं। तो आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट आपको देखना पड़ेगा आपका प्रोग्राम कौन सा रेलेवेंट है। अब एनर्जी एनवायरनमेंट वाला प्रोग्राम जो है वो दैट इज प्रोसेस इंजीनियरिंग, और उसमें बहुत सारी जो है ना वो इंडस्ट्री और ऑयल एंड गैस सेक्टर आ जाता है सारा उसमें। तो इसलिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है। अब प्रोग्राम अगर ऐसा है, फॉर एग्जांपल एक मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग है, और अगर आपने मेम्ब्रेन इंजीनियरिंग आपने जो है वो फर्टिलाइजर पे काम किया हुआ है, आपने 2 साल 3 साल, तो वो उतना इट्स गुड, आपकी प्रोफाइल, आपने कंपनी में काम किया, अच्छी बात है, लेकिन वो इतना वैल्यू ऐड नहीं करता। अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस उसके साथ है रेलेवेंट, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा बच्चा आ जाता है जिसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस रेलेवेंट है उस प्रोग्राम मेम्ब्रेन पे या फिर, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस प्रोग्राम के अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज, आपने पूछा बिजनेस के लिए, मैं आपको स्कॉलरशिप्स बता सकता हूँ बिजनेस के लिए, लेकिन यूरोप में जो है वो बिजनेस के लिए नॉर्मली आपके पास MBA करना है अगर आपने, तो आप यू कैन टारगेट आईफेल स्कॉलरशिप, बिकॉज आई नो अ पर्सन जिन्होंने इंजीनियरिंग से MBA में स्विच किया था, और आईफेल आई कैन इवन शेयर यू विद दिस डिटेल्स, अगर आप मुझे DM करेंगे मैं उनके डिटेल्स भी आपसे शेयर कर दूंगा। पंजाब यूनिवर्सिटी से वो मटेरियल्स इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट आई थिंक, तो उन्होंने MBA किया है आईफेल स्कॉलरशिप जिन पे मैंने आपको मेंशन किया, तो वो डायरेक्ट उनके पास एक्सपीरियंस था, ऑरेंज ट्रेन और इन कामों में 2 साल लगाए थे, तो आपको मिलती है स्कॉलरशिप। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने बिजनेस का मेरे पास कोई इतना नहीं आइडिया नहीं है, बट आई नो ऑफ योर स्कॉलरशिप। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, अगर आप रोड्स के लिए, आपको रोड्स का नाम पता है, RHODES, आई थिंक अगर आप देखें, आप इसको लाजमी सर्च किएगा, मे बी आप उसको, उसमें आपको बिजनेस का प्रोग्राम मिल जाए। काफी ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप है, और उसकी सिलेक्शन जो है पाकिस्तान से हर साल जो 1 या 2 लोग सिलेक्ट होते हैं, और पाकिस्तान में ही उनका कोई इंस्टीट्यूट है जो आपको सिलेक्ट करता है। तो ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज जो है, जो मैं जानता हूँ, बाकी मैं आपको बता सकता हूँ सर्च करके, क्योंकि मैंने बिजनेस के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। और एनी क्वेश्चन मैंने आपका थर्ड क्वेश्चन था कि जो आप जॉब के साथ, मतलब स्कॉलरशिप के साथ जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते, आप स्कॉलरशिप के साथ जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्कॉलरशिप में अगर आपको पे कर रहे हैं फुली फंडेड, तो दे एक्सपेक्ट यू कि आप जो है वो उस पे ही फोकस करें। लेकिन आप वीकेंड्स पे काम करने के लिए एलिजिबल हैं। आप अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बात यह है कि अगर स्कॉलरशिप है, इतनी जो है वो रिगरस किस्म का रिसर्च हो रहा है, आपका एकेडमिक रूटीन इतनी बिजी होती है कि आपको पार्ट टाइम जॉब करने का टाइम नहीं मिलता। आप फ्रांस में देख ले, फ्रांस तो इसी चीज के लिए फेमस है, आपकी क्लासेस सुबह 8 से लेके 5 बजे तक होती है, 9 से लेके शाम 6 बजे तक होती है। तो आप 6 बजे के बाद इतने थके होते हैं आप, क्या आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे? तो वीकेंड्स पे आप बच्चे हैं जो करते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन AB की तरफ से है, ये AB थैंक यू अली, थैंक यू। AB अनवेरिफाइड, अपना माइक ओपन करें प्लीज। AB, अच्छा अब्दुल कयूम, आप क्वेश्चन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें, मैंने ये पिछले दिनों KU लुवेन के वेबसाइट देख रहा था, उधर मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप के लिए और दूसरा साइंस एट लुवेन के लिए एप्लीकेशंस भी हैं, यानी कि 95 यूरो। वो जो यूरोप में रह रहा है उसके लिए तो कुछ नहीं है, मगर इधर अगर हम देखें तो 28,000 बन जाती है। तो कोई ऐसा तरीका है कि हम इन फ़ी को बाईपास कर दें? जैसे नेदरलैंड्स में भी बहुत सारी स्कॉलरशिप थी यूनिवर्सिटी की, तो उनमें हर यूनिवर्सिटी की 100 यूरो फ़ी है। इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी 150 फ्रैंक्स की फ़ी है। तो कोई ऐसा तरीका है कि हम इन एप्लीकेशन फ़ीस को बाईपास कर दें, यानी कि कुछ हम पे नहीं कर सकते? ठीक हो गया अब्दुल, क्वेश्चन आ गया आपका। AB अनवेरिफाइड, एक मिनट है सर, AB आप भी क्वेश्चन पूछ लें ताकि 2 क्वेश्चन का इकट्ठा आंसर दे दें। आपका माइक ओपन कर ले AB, आपका हैंड रेज है। ओके, आई थिंक गलती से रेज है, ठीक हो गया। चले, बात यह है कि आप ये जो एप्लीकेशन फीस है ये पहले नहीं हुआ करती थी, ये उन्होंने अब की है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनके पास बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो कुछ बड़ी नॉन सीरियस एप्लीकेशन होती हैं, तो वो लोग बड़ा टाइम वेस्ट बचाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फीस लगा दी है। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं ईमेल पे, जो कोऑर्डिनेटर होती हैं स्कॉलरशिप की, या कोऑर्डिनेटर जो भी है, जो कंसर्न पर्सन है,
बट आई एम प्रिटी श्योर वो वेव नहीं करेंगे आपको, ये बाईपास नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन फीस बाईपास नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए अगर आपको लगता है कि अगर आप मास्टरमाइंड और ये जो स्कॉलरशिप मैंने आपको बताई है ज़्यादा कम्पिटिटिव है, कम्पिटिटिव इसमें सीट्स कम है, तो आप मे बी यू कैन अप्लाई फॉर अदर स्कॉलरशिप। आई नो अमाउंट ज़्यादा है पाकिस्तानी में, यूरोप में अगर आप कोई 4-5 स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। लेकिन आई डोंट थिंक कि इनको बाईपास या आपको जो है वो वेव ऑफ कर सकते हैं आपको। जी, a big question. Yes, sir. First of all, I want to thanks to you for giving us valuable information. Sir, I just have one question, as you just mentioned, कि रिसर्च जोन से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, तो हाउ वी कैन अप्रोच सर, मतलब हम कैसे सर को अप्रोच करें कि हमें भी रिसर्च में मतलब आप इंक्लूड करें। सो दिस इज माय क्वेश्चन। देखिए अब ये तो सर आपको बेहतर बताएंगे इस चीज़। ओके, इसका मैं इन्होंने कहा जी टीचर को कैसे अप्रोच करना है। देखिए पहले आपका ना थोड़ा सा इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। एक इंटरेस्ट मैच कर रहा हो टीचर के साथ, और आपका थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड इतना हो, या कह लें कि टीचर के साथ जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, उनको कुछ अंदाजा हो जाता है कि स्टूडेंट्स ना कितना वर्किंग एटीट्यूड वाले स्टूडेंट्स हैं। तो वो आप पहले अपना कुछ प्रोफाइल ऐसे बनाकर रखें कि हमें सेलेक्ट करने में ना आसानी हो, टीचर्स को खुद सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो आपको थोड़ा सा अपना प्रोफाइल ऐसा रखना चाहिए एटीट्यूड, ताकि पता चले कि जी आप लोग काम कर लेंगे। दूसरा अवेलेबिलिटी पे होता है कि मतलब ऐसा होता है हमारे पास सीट एक अवेलेबल होती है, एक ग्रुप को आप रख सकते हैं, तो वो ग्रुप जो पहले अप्रोच कर लेता है तो FIP कैंप पे करेंगे तो वो बेहतरीन होगा। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जो स्कॉलरशिप के साथ क्या आप जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए आई थिंक बेस्ट आंसर ये है कि जो पार्शियल स्कॉलरशिप्स होते हैं वहाँ पर ऑप्शन होती है आपके पास कुछ आवर्स, वीकली आवर्स आप लोग अपनी जॉब पर लगा सकते हैं। एक और जो क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि जी वेव ऑफ करने वाला या फिर फीस वेव ऑफ करने वाला, तो हम लोग ना एक और मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ UET को विद रिस्पेक्ट टू अदर लम्स या नस्ट यूनिवर्सिटीज के साथ, कि वहाँ पर स्टूडेंट वो फीस पे कर लेते हैं, इसलिए उनका जो सक्सेस रेशियो है वो मे बी 100% ज़्यादा हो। उनके जो पास स्टूडेंट्स होते हैं वो भी जस्ट फीस पे करते हैं बिकॉज वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, तो उनके लिए चांसेस वो बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करेंगे अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आप फुल कॉन्फिडेंट हैं, तो जहाँ पर आप यकीन करें कोई एक अच्छा प्रोग्राम या फिर ट्यूशन लेने में आप लोग पैसे खर्च करेंगे, फीस पे कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो जस्ट थिंक इन दिस वे एज वेल। अच्छा, एक और मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने जर्मनी का अपने तारीफ की कि वहाँ पर जाते हैं स्टूडेंट्स। हमारे एक टीचर हैं डॉक्टर राना अदीम गफ्फार साहब, आप उनको जानते होंगे, आपके टाइम पर वो गए थे PhD स्कॉलरशिप के लिए, तो अब वो इस वक्त जर्मनी में ही सर्व कर रहे हैं। तो वो भी ऑफर कर रहे हैं MS पोजीशन, तो अगर आप में से कोई उनके अप्रोच करना चाहे तो उनके इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें। वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन आपको कुछ रिसर्च प्रोफाइल शो करना पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन आपने कहा कि रिकमेंडेशन लेटर के बारे में बात हुई थी। रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए 2 अप्रोचेज आपके पास। नंबर 1, आप ड्यूरिंग एजुकेशन अपने टीचर के साथ या अपने जिन सब्जेक्ट में आपके A+ हैं या A ग्रेड हैं उनसे नहीं बेहतर है, या फिर आप जूनियर के थ्रू लें, आपको लिमिज़ा ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, या फिर आप बेहतरीन एक और वे ये है कि आपके टीचर के साथ ना सलाम दुआ होती है। पहले इतने टीचर्स हम लोग ओपन नहीं थे, जहाँ आप टीचर को अप्रोचेबल है तो पोलाइटली अप्रोच करें, मिल लें, जाकर सलाम दुआ कर लें, किसी तरीके से अप्रोच कर आप वो स्कॉलरशिप वो रिकमेंडेशन लेटर ना कस्टमाइज लें। ये इन्होंने बड़ा वे यूज़ किया था, कस्टमाइज आपके पास होना चाहिए कि जहाँ अपने बाकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रहे हैं वहाँ पर अपने इन चीज़ों को भी टाइमली प्रॉपरली टाइम देकर इसको कंप्लीट करें। कि आपके पास इस वक्त जो चीज़ें होनी चाहिए पूरी, उनमें से एक आपने अपना पासपोर्ट अपना बनवा लेना 10 साल के लिए। कई मरतबा जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके पास आपका पासपोर्ट ही नहीं होता, तो जस्ट मेक श्योर कि पासपोर्ट आपके पास है 10 years वैलिडिटी वाला। दिस इज वन ऑफ द अनदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए। आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम आवरसेल्व्स। Okay, at the closing of this seminar, I would like to thank Engineer Riza, यूरोप में फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल किया और अपने रोड मैप और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया। इसके अलावा आई वुड लाइक टू थैंक आवर चेयरमैन डॉक्टर सईद मोहसिन अली काज़मी। लीडरशिप और विजन के अंदर हम लोग IHE के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स को ग्लोबली कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनली रेडी बनाने के मिशन को लेकर चल रहे हैं। लास्ट में IHE के स्टूडेंट्स टीम को भी अप्रिशिएट करना बनता है, इस वेबिनार को स्टूडेंट्स के लिए अरेंज करवाया। ओके, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपकमिंग वेबिनार और सेशन को फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप और इंडस्ट्री रिलेटेड कंटेंट पर और भी वैल्यूएबल नॉलेज मिलता रहेगा। क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखें, आप क्वेश्चन का रिप्लाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे ट्यून्ड।